जेरी लेन पहले यूनाइटेड नेशंस में इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। रिटायर होने के बाद वह अपनी पत्नी कैरेन और बेटियों कॉनी और रेचल के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन अपनी बेटी रेचल के जन्मदिन पर जेरी परिवार के साथ घूमने निकला, लेकिन उस सुबह माहौल कुछ अजीब था। फिलाडेल्फिया शहर की सड़कों पर हर तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। आसमान में कई हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे और सड़कों पर लोग घबराकर भागते नजर आ रहे थे। जेरी ने हालात समझने के लिए कार का रेडियो चालू किया। रेडियो पर खबर चल रही थी कि दुनिया भर में एक अज्ञात महामारी तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह बीमारी जानवरों के काटने से इंसानों में फैल रही है और इसके लक्षण काफी हद तक रेबीज जैसे हैं। अब तक 12 देश इसकी चपेट में आ चुके थे। उसी समय सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती दिखीं। हालात देखने के लिए जेरी कार से बाहर निकला ही था कि थोड़ी दूर जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ भगदड़ मच गई। तभी एक पुलिसकर्मी अपनी बाइक रोककर जेरी से तुरंत कार में वापस जाने को कहता है। जेरी घबराकर कार में बैठ ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती एक बेकाबू ट्रक उस पुलिस वाले को कुचलती हुई आगे निकल गई। वह ट्रक ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए रास्ता बनाती जा रही थी। जेरी ने उसी वक्त अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगा दी। वह ट्रक की एड में ट्रैफिक से निकलना चाहता था, लेकिन आगे एक चौराहे पर वह ट्रक दूसरी ट्रक से टकराकर पलट गई। जेरी तुरंत कार दूसरी तरफ मोड़कर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी लगातार 2 गाड़ियां आकर उसकी कार से टकरा गईं। खुशकिस्मती से एयरबैग खुल जाने की वजह से जेरी और उसके परिवार की जान बच गई। जेरी और कैरेन ने तुरंत बच्चों को कार से बाहर निकाला, लेकिन बाहर का नजारा बेहद डरावना था। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। लोग किसी अनदेखे खतरे से जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उनकी नजर सामने एक औरत पर पड़ी, जो अचानक गुर्राते हुए एक कार की विंडशील्ड पर जा कूदी। वह किसी पागल जानवर की तरह अपने सिर से बार बार शीशे पर वार करने लगी और कुछ ही सेकंड में उसने कांच तोड़ दिया। इसके बाद वह कार के अंदर बैठे आदमी पर टूट पड़ी और उसके हाथ को दांतों से बुरी तरह काट कर वहां से भाग गई। अगले ही पल दर्द से तड़पते उस आदमी के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। लगभग 12 सेकंड के अंदर ही वह भी उसी औरत की तरह खूंखार बन गया, जैसे उसका दिमाग अब उसके काबू में ही न हो। वह अपने ही परिवार पर झपट पड़ा और उन्हें काटने लगा। उसी तरह जिन जिन लोगों को यह संक्रमित लोग काट रहे थे, वे भी कुछ ही सेकंड में उसी हालत में बदल कर दूसरों पर हमला करने लगते थे। हालात बिगड़ते देख जेरी और कैरेन तुरंत बच्चों को लेकर पास खड़ी एक आरवी में चढ़ गए और किसी तरह भीड़ से निकलकर शहर से दूर जाने लगे। इसी बीच जेरी के फोन पर उसके दोस्त टियरी का कॉल आया, जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल था। जेरी ने घबराकर पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। टियरी ने कहा कि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा। उसने अपने जीवन में ऐसी महामारी कभी नहीं देखी। वह भी मुश्किल से जान बचाकर निकला है। टियरी ने आगे कहा कि वह जल्द ही जेरी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा है, क्योंकि इस संकट को समझने और रोकने के लिए उसे जेरी की जरूरत है। फिर उसने जेरी को एक अपार्टमेंट की लोकेशन दी जहाँ हेलीकॉप्टर आने वाला था। जेरी तुरंत उसी दिशा में आरवी मोड़ देता है। रास्ते में उसे गाड़ी के अंदर एक बंदूक भी मिल जाती है। उसे साथ लेकर वह अपने परिवार के साथ बताए गए अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उनके पास ही एक आदमी ऊंची बिल्डिंग से नीचे खड़ी कार पर आ गिरता है। वह भी संक्रमित था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेज रफ्तार से जेरी और उसके परिवार की तरफ दौड़ने लगा। तभी जेरी ने बिना देर किए उस संक्रमित आदमी के सिर पर गोली चला दी, जिससे वह तुरंत ढेर हो गया। लेकिन उसी पल उसने देखा कि पीछे से कई और संक्रमित लोगों का झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ता आ रहा है। खतरा करीब आता देख जेरी तुरंत अपने परिवार को लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर घुस गया और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की मंजिलों की तरफ भागने लगा। पर वे उग्र संक्रमित लोग पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए जेरी ने सीढ़ियों पर एक भारी मशीन गिरा दी ताकि रास्ता बंद हो जाए, लेकिन वे लोग उस पर चढ़कर और कूदकर आगे बढ़ते ही चले आए। किसी तरह जेरी और कैरेन बच्चों को संभालते हुए छत तक पहुंच गए। वहां टियरी की रेस्क्यू टीम पहले से मौजूद थी। जेरी और कैरेन ने तेजी से बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में जगह ली और हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भरने लगा। नीचे खड़े संक्रमित लोगों को जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए वे सीधे बिल्डिंग से छलांग लगाने लगे, लेकिन रेस्क्यू टीम किसी तरह उन्हें चकमा देकर निकल गई और जेरी व उसके परिवार को सुरक्षित निकाल लाई। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर उन्हें समंदर के बीच तैनात यूनाइटेड नेशंस के कमांड शिप पर ले आया। जमीन से लगभग 200 मील दूर होने के कारण यह जहाज अभी तक सुरक्षित क्षेत्र बना हुआ था। वहीं जेरी की मुलाकात टियरी से हुई। टियरी ने कैरेन और बच्चों को रहने के लिए एक केबिन दिलवाया और फिर जेरी को अपने साथ बाहर ले गया। उसने बताया कि प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है और बाकी कई सरकारी अधिकारियों का भी कोई पता नहीं है। अब दुनिया का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचा है और लगभग हर देश में यही हाल है। ये संक्रमण संक्रमित लोगों के काटने से बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी तक कोई नहीं जान पाया कि यह क्या है
और इसकी शुरुआत कहां से हुई। जहाज पर वैज्ञानिकों की एक टीम भी मौजूद थी जो इस महामारी के स्रोत को खोजने में लगी थी। उनका अनुमान था कि यह किसी अज्ञात वायरस से फैल रहा है जिसे वे अस्थायी रूप से ज़ॉम्बी वायरस कह रहे थे। टियरी ने जेरी को बताया कि करीब एक हफ्ता पहले साउथ कोरिया के हम्फ्रीज मिलिट्री बेस से एक ईमेल मिला था जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र किया गया था, यानी चलती फिरती लाशें। हालांकि उसके बाद से उस बेस से कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका मानना था कि वहां के लोग दुनिया को इस आने वाली महामारी के खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। कमांड शिप पर मौजूद वैज्ञानिकों में डॉक्टर फास्टबैक भी थे जो एक अनुभवी वायरोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि अगर वायरस की उत्पत्ति का पता चल जाए तो उसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है और महामारी रोकी जा सकती है। इसलिए तय हुआ कि फास्टबैक को साउथ कोरिया भेजा जाएगा ताकि वह संक्रमण के ओरिजिन का पता लगा सकें। तभी यूएस नेवी के एक कैप्टन ने जेरी से कहा कि टियरी ने उसके अनुभव के बारे में बताया है कि वह खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में जांच कर चुका है। कैप्टन चाहते थे कि जेरी फास्टबैक के साथ साउथ कोरिया जाकर उनकी मदद करे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि फास्टबैक अकेले वहां टिक पाएंगे। लेकिन जेरी तैयार नहीं था। वह अपने परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब कैप्टन ने साफ कहा कि जहाज पर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो काम के हों। अगर जेरी अपने परिवार को यहाँ रखना चाहता है तो उसे मिशन पर जाना होगा, वरना उसे और उसके परिवार को रिफ्यूजी कैंप भेज दिया जाएगा। मजबूर होकर जेरी ने परिवार को अलविदा कहा और फास्टबैक ऑफ सैन्य टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गया। लंबी उड़ान के बाद उनका विमान हम्फ्रीज मिलिट्री बेस पर उतरा। सैनिकों की सुरक्षा में जेरी और फास्टबैक बाहर निकले तो देखा कि पूरे बेस के आसपास संक्रमितों की भीड़ जमा थी, मगर गहरे अंधेरे के कारण वे उन्हें साफ देख नहीं पा रहे थे। फास्टबैक डर से बंदूक पकड़े कांप रहे थे कि तभी अंधेरे से एक संक्रमित उन पर झपटा, लेकिन पास खड़े सैनिक ने तुरंत उसे गोलियों से ढेर कर दिया। लेकिन उस गोली की आवाज सुनते ही आसपास के सभी संक्रमित उनकी ओर खींचाए। फास्टबैक घबराकर वापस विमान की तरफ भागा, मगर सीढ़ियों पर फिसल कर गिर पड़ा और उसकी बंदूक उसी पर चल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतने में वहां पहले से मौजूद मिलिट्री की दूसरी यूनिट पहुंची और जेरी और बाकी टीम को तुरंत एक सुरक्षित बंकर के अंदर ले गई। अंदर आते ही जेरी ने टीम के कैप्टन से पूछा कि क्या ये संक्रमित आवाज से आकर्षित होते हैं। कैप्टन ने बताया कि हाँ, ये आवाज की ओर झुंड में टूट पड़ते हैं और इतने खतरनाक हैं कि गोलियों का इन पर खास असर नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें जलाना ही सबसे कारगर तरीका है। फिर उसने जेरी से पूछा कि वह कौन है और उसका साथी कौन था जो अपनी ही गोली से मारा गया। जेरी ने बताया कि वह एक वायरोलॉजिस्ट था और वे लोग इस वायरस की जांच के लिए यहाँ आए थे क्योंकि 11 दिन पहले इसी बेस से यूएस नेवी को एक ईमेल मिला था जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र था। उसने पूछा कि क्या कैप्टन को उसके बारे में कुछ पता है। कैप्टन ने कहा कि वे भी उसी ईमेल की जांच के लिए यहाँ पहुंचे थे। इतना कहकर वह जेरी को एक कमरे में ले गया जहाँ कई संक्रमितों को जलाकर राख कर दिया गया था। कैप्टन ने बताया कि जब वे यहाँ पहुंचे तो इस कमरे में करीब 15 लोग एक आदमी को बेड से बांधने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी संक्रमित था और उसने सबको काट लिया था, जिसके बाद वे भी संक्रमित हो गए और मजबूरन उन्हें जला देना पड़ा। यह सुनकर जेरी ने पूछा कि जिस आदमी को बांधा जा रहा था उसे किसने काटा था। कैप्टन ने बताया कि बेस के एक कर्नल ने कहा था वह आदमी यहीं का डॉक्टर था जिसे एक सैनिक की मौत की पुष्टि करने पास के गांव भेजा गया था। दरअसल कुछ समय पहले वह सैनिक इस बेस से भाग गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों को वह बेहद अजीब हालत में मिला। गांव वालों के मुताबिक उसके मुंह से टार जैसा काला चिपचिपा तरल बह रहा था और अचानक ही वह लोगों पर झपट कर काटने की कोशिश करने लगा। मजबूर होकर गांव वालों ने उसे गोली मार दी और तबेले में जंजीरों से बांध दिया। संभव है कि वह सैनिक भी वायरस से संक्रमित हो चुका था और उसी ने डॉक्टर को काट लिया हो। इसी वजह से जब डॉक्टर वहाँ से लौटा तो वह भी संक्रमण की चपेट में था और अपने ही मरीजों पर हमला करने लगा। फिर वहीं से यह सब शुरू हुआ। यह सुनकर जेरी ने पूछा वह कर्नल कहाँ है जिसने तुम्हें यह सब बताया। कैप्टन ने सामने पड़ी जली हुई लाशों की ओर इशारा किया। वह कर्नल उन्हीं संक्रमित लोगों में शामिल होकर जलकर राख हो चुका था। उसके शरीर का कुछ भी बाकी नहीं था, बस उंगलियां बची थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि शरीर खत्म हो जाने के बाद भी उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। जेरी ने फिर पूछा क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह सैनिक कैसे संक्रमित हुआ होगा। कैप्टन बोला हमें नहीं पता और अब शायद कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सारे रिकॉर्ड जल चुके हैं। कौन जाने ये वायरस आखिर आया कहां से। तभी जेरी की नजर एक सैनिक पर पड़ी जो लंगड़ा कर चल रहा था। उसने पूछा कहीं तुम्हें भी किसी संक्रमित ने काटा तो नहीं। कैप्टन ने जवाब दिया नहीं, ये उसकी पुरानी चोट है, लेकिन किस्मत का धनी जरूर है। जब हम यहाँ पहुँचे थे यह अंदर जांच करने गया था। उसी समय 6-7 संक्रमितों ने इसे घेर लिया था। यह उनके बीचों बीच खड़ा रहा, फिर भी उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। सच में बेहद लकी आदमी है। इसी तरह बातें करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे कि जेरी को जेल की कोठरी में बंद एक कैदी दिखा जो पागलों
की तरह बड़बड़ा रहा था। उसके बारे में पूछने पर कैप्टन ने बताया, ये हमारे ही देश का CIA एजेंट है। साउथ कोरियंस ने इसे गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ कोरियंस को हथियार बेचते पकड़ा था। पूरी तरह सनकी है। यह सुनकर जेरी उस एजेंट के पास गया। वह वाकई अजीब हालत में था। उसने अपने ही हाथों से अपने लगभग सारे दांत तोड़कर निकाल दिए थे। जेरी ने पूछा, तुमने नॉर्थ कोरिया को हथियार क्यों बेचे? क्या बंदूकों से वे इस वायरस से बच सकते थे? एजेंट मुस्कुराया और बोला, हथियार वो तो उनकी अधूरी कोशिश भर थे। उन्होंने वायरस से बचने का एक और भी खौफनाक उपाय निकाला। ये बताते हुए उस एजेंट ने अपना एक और दांत उखाड़ दिया और कहा, वो उपाय था यह। उन्होंने इफेक्टेड लोगों की ताकत ही छीन ली। सिर्फ 24 घंटों के अंदर उन्होंने अपने 23 मिलियन नागरिकों के सारे दांत उखाड़ दिए। उसने कहा, अच्छा आइडिया था। दांत ही नहीं होंगे तो इफेक्टेड लोग किसी को काट नहीं पाएंगे और संक्रमण फैल ही नहीं सकेगा। ये सुनकर जेरी ने कहा, यह तो पागलपन है। एजेंट भड़कते हुए बोला, पागल वो नहीं है, पागल हम हैं जो विज्ञान के भरोसे बैठे रहे। हमें भी ऐसा ही कोई उपाय करना चाहिए था जैसे नॉर्थ कोरिया ने किया और इजराइल ने भी। पर इजराइल ने क्या किया? जेरी ने पूछा। एजेंट बोला, महामारी फैलने से पहले ही उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने पूरे देश के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। जेरी चौंक कर बोला, लेकिन वे लोग तो हजारों सालों से वहाँ दीवार बनाते आ रहे हैं। एजेंट ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो सोचने वाली बात है। आखिर हजारों सालों से चला आ रहा काम पिछले हफ्ते ही क्यों खत्म हुआ? फिर एजेंट ने बताया, यूर्गन वार्मब्रून जेरूसलम, इजराइल का यही आदमी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ये जानकारी मिलते ही जेरी ने अपनी टीम से कहा, प्लेन तैयार करो, हम जेरूसलम जा रहे हैं। हालांकि उस समय जेरी का प्लेन तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल था क्योंकि बंकर के बाहर हजारों इफेक्टेड का जमावड़ा लगा हुआ था। हालात को देखते हुए कैप्टन ने जेरी और पायलट को साइकिल से प्लेन तक भेजने का फैसला किया। इसके बाद कैप्टन और उसकी टीम उनकी सुरक्षा के लिए छुपकर निगरानी करने लगी। जेरी और पायलट पूरी ताकत से साइकिल के पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर पायलट का कपड़ा फेंसिंग तारों में फंस गया। उसे छुड़ाने की कोशिश में वहाँ काफी शोर हो गया, जिससे इफेक्टेड तूफान की तरह उनकी ओर दौड़ पड़े। जेरी और पायलट पूरी रफ्तार से साइकिल चलाते हुए भागते रहे। वे प्लेन तक पहुँचने ही वाले थे कि तभी एक इफेक्टेड जेरी पर झपट पड़ा, लेकिन उसके जेरी को काटने से पहले ही कैप्टन वहाँ पहुँच गया और उसने उस इफेक्टेड को खत्म कर दिया। जेरी और पायलट सही सलामत प्लेन के अंदर पहुंच गए, मगर उन्हें बचाने की कोशिश में कैप्टन खुद इफेक्ट हो चुका था। खूंखार बनने से पहले ही उसने खुद को गोली मार ली। कैप्टन के बलिदान की वजह से जेरी पायलट के साथ सुरक्षित जेरूसलम के लिए रवाना हो गया। जेरूसलम पहुंचते ही इजरायली आर्मी की एक यूनिट जेरी को रगन तक ले गई। रगन इजराइल का एक वरिष्ठ अधिकारी था। जेरी ने मिलते ही पूछा, आपको इस वायरस के बारे में कैसे पता चला? रगन ने जवाब दिया, हमें एक हिंदुस्तानी जनरल के संदेश से इसके बारे में जानकारी मिली। उसने लिखा था कि वह राक्षसों से लड़ रहा है और राक्षस का मतलब है जॉम्बीज यानी जिंदा लाशें। ये सुनकर जेरी हैरान रह गया। उसने पूछा, आप लोगों ने सिर्फ एक संदेश पर भरोसा करके अपने देश के चारों ओर इतनी विशाल दीवार खड़ी कर दी? रगन बोला, हम सदियों से खतरों को नजरअंदाज करते आए हैं और हर बार इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने एक खास रणनीति बनाई। हमने 10 विशेषज्ञों की टीम चुनी। अगर 9 लोग किसी विचार से सहमत हों तो 10वें व्यक्ति का काम है उन्हें गलत साबित करना, चाहे वह कितना ही असंभव क्यों न लगे। इस रणनीति का मकसद था कि कोई भी संभावित खतरा, चाहे वह अविश्वसनीय ही क्यों न लगे, हमसे नजरअंदाज न हो। जब हमारे 9 विशेषज्ञों को लगा कि भारत से आए संदेश में राक्षस का अर्थ कुछ और भी हो सकता है, तब मैंने जांच की और उन्हें गलत साबित किया। इसी वजह से हम इस संकट से पहले तैयार हो पाए। जेरी ने कहा, तो वह 10वां विशेषज्ञ आप ही थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह वायरस भारत से आया है? इस पर रगन ने कहा, यह वायरस कहाँ से आया? ऐसे समय में यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अभी हमें इलाज खोजने के बजाय इस संकट से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये कहते हुए रगन जेरी को देश की सीमा पर ले आया, जहां लगातार लोगों को रेस्क्यू कर दीवार के अंदर लाया जा रहा था। उनका मानना था कि जितने कम लोग इफेक्ट होंगे, सेना के लिए इफेक्टेड का सामना करना उतना आसान होगा। लेकिन दीवार के उस पार हजारों इफेक्टेड अंदर घुसने की कोशिश में जुटे थे। इसी बीच दीवार के भीतर लाए गए सर्वाइवर्स जिंदा बचने की खुशी में लाउडस्पीकर पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। लाउडस्पीकर की आवाज ने जैसे इफेक्टेड को उन्मत्त कर दिया। वे एक दूसरे पर चढ़ते हुए टावर की तरह उस ऊंची दीवार को पार कर गए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि मिलिट्री की गोलियां भी उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। इफेक्टेड जानवरों की तरह लोगों पर टूट पड़ते और उन्हें इफेक्ट करते जा रहे थे। यह देखकर रगन ने अपनी आर्मी टीम को आदेश दिया कि जेरी को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए और खुद वहां से निकल गया। सैनिक जेरी को बचाते हुए वहां से ले जाने लगे, लेकिन इफेक्टेड एक एक कर सोल्जर्स को भी इफेक्ट करते जा रहे थे। बची हुई टीम जेरी को एक संकरे रास्ते से लेकर भागी। भागते हुए जेरी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। दिखने से ही लगता था कि वह किसी गंभीर बीमारी, शायद कैंसर
से पीड़ित है। इफेक्टेड के झुंड उसी के पीछे थे। उसका बचना नामुमकिन लग रहा था, मगर तभी अजीब घटना हुई। इफेक्टेड ने उसे छुआ तक नहीं और उसे छोड़ आगे बढ़ गए। यह देखकर जेरी भी चौंक गया। वह आर्मी टीम के साथ दौड़ता रहा। तभी एक इफेक्टेड ने टीम की एक महिला सैनिक के हाथ पर काट लिया। यह देखते ही जेरी ने बिना एक पल गंवाए खंजर से उसका संक्रमित हाथ काट दिया। वह लड़की दर्द से कराह उठी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि इन्फेक्शन फैलने से पहले ही उसका हाथ अलग कर दिया गया, इसलिए वह संक्रमित नहीं हुई। आखिरकार जेरी और बाकी टीम उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन तब तक संक्रमण के डर से जेरी का पायलट प्लेन लेकर वहां से निकल चुका था। ऐसे में जेरी और सैनिकों ने एक दूसरे विमान को रुकवाया। जेरी उस लड़की के साथ इमरजेंसी दरवाजे से विमान में चढ़ गया और आखिरकार वे लोग इजराइल से सुरक्षित निकल गए। प्लेन में आते ही जेरी ने फर्स्ट एड किट से सबसे पहले उस लड़की के हाथ की पट्टी की। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए जेरी का धन्यवाद किया और अपना नाम सघन बताया, मगर दुख जताते हुए बोली कि हाथ खोने के बाद अब वह केवल बोझ बनकर रह जाएगी। यह सुनते ही जेरी के दिमाग में एक अहम बात कौंधी। उसे याद आया कि साउथ कोरिया में इफेक्टेड ने लंगड़ाते हुए चल रहे उस बीमार सैनिक को नजरअंदाज कर दिया था और यहाँ भी उन्होंने उस बीमार बच्चे को छोड़ दिया था। जेरी को याद आया कि उसने और भी कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो बीमार या कमजोर दिख रहे थे और इफेक्टेड उन्हें छू भी नहीं रहे थे। इससे जेरी को समझ आ गया कि बीमार इंसान इस वायरस के लिए बेकार मेजबान है, इसलिए इफेक्टेड केवल स्वस्थ लोगों को ही निशाना बनाते हैं। अब जेरी को इस वायरस की कमजोरी समझ आ चुकी थी। उसने तुरंत टेरी को कॉल कर किसी ऐसी रिसर्च लैब का पता मांगा जो वैक्सीन पर काम कर रही हो। जेरी ने पायलट से टेरी की बात कराई। टेरी की टीम ने पायलट को कार्डिफ शहर का लोकेशन दिया, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च सेंटर मौजूद था और वह उनकी वर्तमान लोकेशन से काफी करीब भी था। इसके बाद विमान ने कार्डिफ की ओर रुख कर लिया। इसी दौरान प्लेन के पिछले केबिन में एक अजीब घटना हो रही थी। एक कुत्ता लगातार बाथरूम के दरवाजे की ओर देखकर भौंक रहा था। उसे देखकर एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां पहुंची और उसने बाथरूम का लॉक खोल दिया, मगर न जाने क्यों वह कुत्ता अचानक दुम दबाकर वहां से पीछे हटने लगा। तभी बाथरूम के भीतर से गुर्राता हुआ एक इफेक्टेड बाहर निकला और उसने झपटते ही उस अटेंडेंट को काट लिया। कुछ ही सेकंड में वह अटेंडेंट भी दरिंदा बन गई और उसने आसपास मौजूद यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक के बाद एक लोग संक्रमित होते चले गए। उनका शोर सुनकर जेरी ने पर्दे की आड़ से उस केबिन में झांक कर देखा। अंदर लगभग सभी लोग इफेक्टेड हो चुके थे। जेरी ने तुरंत अपने केबिन के लोगों को शांत रहने का इशारा किया और सबके साथ मिलकर बैग और ट्रॉली लगाकर दरवाजे को बंद करने लगा। तभी अचानक एक बैग गिर गया और आवाज हो गई। आवाज सुनते ही सारे इफेक्टेड उसी केबिन की ओर दौड़ पड़े। जेरी किसी तरह बचता हुआ सिगन तक पहुंचा। तब तक प्लेन के लगभग सारे यात्री संक्रमित हो चुके थे। जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे बचा जाए। तभी उसकी नजर सिगन के पास पड़े एक ग्रेनेड पर पड़ी। उसने तुरंत वह ग्रेनेड सामने की खिड़की की ओर फेंक दिया। धमाके से प्लेन की दीवार में बड़ा छेद हो गया और तेज हवा के दबाव से कई इफेक्टेड बाहर की ओर खींचकर उड़ गए। जेरी ने सिगन को एक सीट पर बैठाया और खुद भी सीट बेल्ट बांधकर बैठ गया, लेकिन अब विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। पायलट ने मजबूरी में जंगल के इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, मगर टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए। उस हादसे में लगभग सभी लोग मारे गए। हालांकि जेरी और सिगन सीट बेल्ट के कारण जिंदा बच गए, मगर जेरी के पेट में धातु का एक टुकड़ा धंस गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। किस्मत से उनका क्रैश कार्डिफ शहर के नजदीक हुआ था, जहां पास ही WHO की एक रिसर्च फैसिलिटी थी। सिगन किसी तरह घायल जेरी को संभालते हुए उस फैसिलिटी तक ले आई, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते जेरी बेहोश हो गया। उधर दूसरी तरफ UN के कमांड शिप पर कप्तान लगातार जेरी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मगर जब प्लेन और जेरी दोनों से संपर्क टूट गया तो उन्होंने मान लिया कि जेरी अब जिंदा नहीं है। अब जब सभी को यकीन हो गया था कि जेरी मर चुका है, तो UN कमांड ने उसकी फैमिली को शिप से हटाकर एक दूसरे रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया। उधर जब जेरी को होश आया तो उसने खुद को स्ट्रेचर पर लेटा पाया। वह WHO की रिसर्च फैसिलिटी में सुरक्षित था और उसके घावों की मरहम पट्टी भी की जा चुकी थी। उसे होश में आए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। तभी 2 डॉक्टर उसके पास आए जो उस फैसिलिटी के इंचार्ज थे। उन्होंने जेरी से उसका परिचय पूछा। जेरी ने तुरंत फोन पर टियरी से उनकी बात कराई। उसी बातचीत में जेरी को यह भी पता चला कि कैप्टन ने उसकी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया है। ये सुनते ही जेरी की चिंता और बढ़ गई। तभी सिगन भी वहाँ आ गई। अब वह पूरी तरह ठीक थी। डॉक्टर ने जेरी से पूछा, तुम यहाँ आखिर क्या लेने आए हो? जेरी ने जवाब दिया, बीमारी। फिर उसने अपनी पूरी थ्योरी समझाई। ये वायरस फैलने के लिए स्वस्थ शरीर तलाशता है, इसलिए इफेक्टेड लोग बीमार लोगों पर हमला नहीं करते। अगर हम इस कमजोरी को हथियार बना लें तो लोगों को जानबूझकर एक इलाज योग्य बीमारी देकर
देकर उन्हें इफेक्टेड से बचाया जा सकता है। ये सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए। एक डॉक्टर बोला, मिस्टर लैन, मान भी लें कि आपकी बात सही है, मगर किसी को बचाने के लिए उसे बीमार करना ये कोई इलाज नहीं। जेरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह इलाज नहीं, लेकिन यह हमारा छुपने का तरीका हो सकता है, एक तरह का बायोलॉजिकल कैमोफ्लाज। बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो जानलेवा तो लगे पर जिसका इलाज संभव हो। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है मिस्टर लेन, पर आपकी थ्योरी साबित करने के लिए किसी को वह बीमारी लेनी होगी और फिर इफेक्टेड के सामने जाना होगा। ऐसी जोखिम भरी चीज कौन करेगा? जेरी ने बिना झिझक कहा, मैं करूंगा। क्या आपके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस सैंपल है जो मुझे कुछ समय के लिए बीमार कर सके? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, हमारी लैब में टाइफस, स्वाइन फ्लू और सार्स जैसे वायरस के सैंपल मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वह लैब दूसरे सेक्शन में है और वहाँ तक पहुँचना बेहद खतरनाक है। इतना कहकर डॉक्टर ने जेरी को एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाई। उसने बताया, महामारी फैलने के करीब 1 घंटे बाद हमारे चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट उस सेक्शन की जांच कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से वे खुद इफेक्ट हो गए। अब उस हिस्से में लगभग 80 इफेक्टेड घूम रहे हैं। वहां जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। लेकिन जेरी ने तय कर लिया था कि वह वहां जाकर सैंपल जरूर लाएगा। सिगन भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई और सीनियर डॉक्टर ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। तीनों धीरे धीरे एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए लैब सेक्शन की ओर बढ़े। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा चारों तरफ इफेक्टेड भरे पड़े थे। फिर भी जेरी, सिगन और डॉक्टर बिना आवाज किए उनसे बचते हुए उस वॉल्ट की तरफ बढ़ते रहे जहां सैंपल रखे थे। तभी घबराहट में सीनियर डॉक्टर एक मशीन से टकरा गया। धातु की आवाज गूंज उठी और पास खड़ी एक इफेक्टेड उनकी ओर मुड़ गई। सिगन ने तुरंत उसे गोली मार दी, मगर गोली की गूंज सुनते ही बाकी सारे इफेक्टेड भी उनकी तरफ टूट पड़े। तीनों जान बचाकर भागे, पर पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। हालात देखकर जेरी ने सिगन और डॉक्टर को दूसरे रास्ते से जाने को कहा और खुद लोहे की रॉड से जोर जोर से आवाज करने लगा ताकि इफेक्टेड का ध्यान उसी पर रहे। योजना काम कर गई। सारे इफेक्टेड जेरी के पीछे दौड़ पड़े। मौका मिलते ही सिगन और डॉक्टर वहां से निकलकर अपनी लैब में लौट आए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन इफेक्टेड उसी दरवाजे पर जमा हो गए। अब जेरी के लौटने की उम्मीद लगभग खत्म लग रही थी। उधर जेरी इफेक्टेड से बचता छिपता आखिरकार उस वॉल्ट तक पहुंच गया था जहां जरूरी वायरस सैंपल रखे थे। जेरी तेजी से वॉल्ट के अंदर घुसा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके सामने तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस के सैंपल रखे थे, मगर इतनी सारी शीशियों में कौन सा सैंपल किस बीमारी का है, यह समझ पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसने वक्त गंवाना ठीक नहीं समझा और जितने सैंपल मिल सके सबको एक बॉक्स में भरने लगा। तभी बाहर भटकता हुआ एक इफेक्टेड वॉल्ट के दरवाजे तक आ पहुंचा। अब जेरी सचमुच फंस चुका था। उसे एहसास हो गया उसकी थ्योरी को परखने का यही आखिरी मौका है। उसने एक शीशी उठाई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सैंपल में कौन सी बीमारी है और यह उसे कितना बीमार बना सकती है, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जेरी ने गहरी सांस ली और वही सैंपल खुद को इंजेक्ट कर लिया। फिर वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, अपने शरीर की प्रतिक्रिया का इंतजार करता हुआ। किस्मत से उसे कोई घातक असर महसूस नहीं हुआ। अब असली फैसला होना था, क्या सच में इफेक्टेड बीमार इंसान को छोड़ देते हैं या यह उसकी गलत सोच थी। डर और उम्मीद के बीच जेरी ने धीरे धीरे वॉल्ट का दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ा इफेक्टेड गुर्राता हुआ उसकी ओर झपटा, लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गया। उसने जेरी को सूंघा, देखा और बिना हमला किए किनारे हट गया। जेरी का अनुमान सही निकला था। वह शांत कदमों से उसके सामने से गुजर गया। ये सब मॉनिटर पर देख रहे सिगन और डॉक्टरों के चेहरों पर भी राहत और खुशी साफ झलक उठी। अब जेरी को यकीन हो चुका था कि उसकी योजना काम कर गई है। इसे परखने के लिए वह थोड़ा आगे बढ़ा और एक वेंडिंग मशीन को झटका दिया। कई कैन नीचे गिर पड़े। धातु की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दरवाजे के पास जमा सारे इफेक्टेड तुरंत उस शोर की दिशा में उसकी ओर मुड़ गए, लेकिन उन इफेक्टेड ने जेरी को छूने की कोशिश तक नहीं की। वे बस उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गए। अब सब कुछ साफ था। जेरी तुरंत डिजीज के सैंपल्स लेकर अपने साथियों के पास लौट आया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए उसे वैक्सीन देकर उसकी कृत्रिम बीमारी को खत्म कर दिया। जेरी की खोज की बदौलत अब इंसानों के पास इस वायरस के खिलाफ लड़ने का एक हथियार आ चुका था। वह सिगन के साथ आखिरकार अपने परिवार से जा मिला। हालांकि तब तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी इफेक्टेड बन चुकी थी, लेकिन WHO ने बचे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए स्मॉल पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे वायरस पर आधारित एक खास वैक्सीन तैयार कर ली। यह स्थायी इलाज नहीं था, बल्कि एक तरह का कैमोफ्लाज था, जिससे इंसान इफेक्टेड की नजर में बीमार दिखे और उन पर हमला न हो। इस अस्थायी समाधान ने वैज्ञानिकों को असली इलाज खोजने के लिए जरूरी समय दे दिया और मानव जाति को जीवित रहने की उम्मीद भी। यहीं इस कहानी का समापन होता है।